उत्तर प्रदेश एटीएस ने मारूफ आलिम दीन मौलाना कलीम सिद्दीकी को तब्दीली मजहब के इल्जाम में मेरठ से गिरफ्तार किया है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह जानकारी दी। एडीजी के मुताबिक मुजफ्फरनगर के फुलत गांव से ताल्लुक रखने वाले मौलाना कलीम सिद्दीकी के मुबैना तौर पर उमर गौतम से रवाबित थे। फुलत के मशहूर मदरसे के मुंतजिम मारूफ इस्लामी स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी एक निजी प्रोग्राम के सिलसिले में कल रात मेरठ आए थे, वहीं से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आप सभी अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश के एटीएस ने 20 जून 2021 को अवैध धर्मांतरण के गिरोह को संचालित करने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। एटीएस उत्तर प्रदेश ने इलेक्ट्रॉनिक और ग्राउंड सर्विलांस के साथ साथ सुदृढ़ सूचना तंत्र सक्रिय कर आसूचना को पुष्ट किया तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी जो कि फुलत का रहने वाला है। कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने तब्दीली मजहब के इल्जाम में गिरफ्तार मौलाना कलीम सिद्दीकी का दिफा किया है। राशिद अल्वी ने इल्जाम लगाया कि उत्तर प्रदेश पुलिस को ईमानदारी के साथ काम करने नहीं दिया जा रहा है। मेरठ से एक मौलाना साहब को गिरफ्तार किया है और उन पे आरोप है कि वो जबरदस्ती गैर कानूनी तौर से धर्मांतरण करा रहे थे। बज़ाहिर ये नाकाबिल यकीन है। अगर किसी ने शिकायत की है कि उसको जबरदस्ती उसका मजहब तब्दील किया जा रहा था तो मेरी समझ में आता है निश्चित तौर से गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी ने शिकायत नहीं की और सो मोटो एटीएस गिरफ्तार करती है तब इस पर यकीन नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार और प्रशासन पुलिस पे दबाव बनाए रहता है। राजनीतिक फायदों के लिए इस तरीके के कदम उठाए जाते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो इसकी इंक्वायरी सीबीआई से होनी चाहिए और सच्चाई का पता चलना चाहिए। तो वहीं समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट शफीकुर रहमान बर्क ने भी मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी की मजम्मत की है। उन्होंने मौलाना की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि यूपी में योगी हुकूमत मुसलमानों को हरासा करने का काम कर रही है। धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया है न, तो ये तो गलत किया जा रहा है। देखिए गलत किया है और गलत किया जा रहा है। ये तो बीजेपी गवर्नमेंट सिवाय यानी मुसलमानों को घेरने के, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के दूसरा कोई काम नहीं है उन्हें। मौलाना कलीम सिद्दीकी को मुबैना तब्दीली मजहब मामले में गिरफ्तार किए जाने पर एमआईएम ने सवाल उठाते हुए इसे साजिश बताया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के सदर कलीमुल हफीज ने कहा कि तब्दीली मजहब मामले में मौलाना को फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुश्तबा सरगर्मियों के नाम पर मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन जब रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी के घर पर हमला होता है तो कुछ नहीं किया जाता। ये जिस तरह से संदिग्ध गतिविधि में मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को यूपी एटीएस ने उठाया और आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके उनको धर्मांतरण में बाकायदा फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि ये एजेंसियां उस वक्त कहाँ चली जाती हैं जब कल लुटियन जोन में राजधानी के बीचों बीच असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पर हमला होता है और बाकायदा खुलेआम वो कट्टरपन और आतंकवाद का मुजाहरा करते हैं और धारदार हथियारों से कोठी पे हमला करते हैं। उस वक्त एजेंसियां कहाँ चली जाती हैं? बीजेपी को या योगी को ये खूब याद रखना चाहिए कि जो उन्होंने बोया है वही काटेंगे और जनता जागरूक है, सब समझ चुकी है। अब वो समाज में नफरत फैलाने से बाज आए। इस तरह से मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब या और दूसरे मौलानाओं को निशाना बनाकर वो उसे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, सिवाय इसके कि जो बीजेपी का जो जग हसाई हो रही है पूरे न सिर्फ हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में जो इसकी बेइज्जती हो रही है देश की, उसकी फिक्र करनी चाहिए बीजेपी को। जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी ग्रुप तब्दीली मजहब के इल्जाम में गिरफ्तार हुए मौलाना कलीम सिद्दीकी का केस लड़ेगी। जमीयत उलमा हिंद की महाराष्ट्र शाख की जानिब से यह फैसला लिया गया है। जमीयत की तरफ से एडवोकेट अबू बकर मौलाना कलीम सिद्दीकी की पैरवी करेंगे।
अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी गई। महंत नरेंद्र गिरी की पुरस्कार खुदकुशी के तीसरे दिन आज उनकी लाश को भू समाधि दे दी गई। महंत नरेंद्र गिरी की वसीयत के मुताबिक इनको बागंबरी मठ में दफनाया गया। नरेंद्र गिरी का ताल्लुक निरंजी अखाड़े से था। निरंजनी अखाड़े की मजहबी रिवायात के मुताबिक उनकी लाश को भू समाधि दी गई। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान आज सुबह महंत नरेंद्र गिरी की लाश का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद उनकी शव यात्रा निकाली गई। अखाड़ा परिषद से ताल्लुक रखने वाले 13 अखाड़ों के हजारों साधु संत शव यात्रा में शामिल हुए। इसके अलावा बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने भी शव यात्रा में शिरकत की। महंत नरेंद्र गिरी की शव यात्रा शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरी। इस मौके पर मकामी लोगों ने महंत नरेंद्र गिरी की शव यात्रा पर फूलों की बारिश की और उनका आखिरी दीदार किया। अखाड़ा परिषद के साधु संतों ने महंत नरेंद्र गिरी को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि महंत ने अपनी 15 साल मुद्दत कार में अखाड़ा परिषद की तरक्की और साधु संतों के मसाइल को हल करने में अपनी अनथक कोशिशें की। इनके अचानक गुजर जाने से संत समाज में एक खला पैदा हो गया है। दिल्ली पुलिस ने मंगल के रोज अशोक मार्ग पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असद ओवैसी की सरकारी रिहाइशगाह पर तोड़फोड़ के मामले में 5 अफराद को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। अदालत ने असल मुलजिम ललित को 1 दिन के लिए पुलिस तहवील में दे दिया और दीगर 4 को 14 दिनों की अदालती तहवील में दे दिया। हिंदू सेना के कारकुनों ने सदर मजलिस की क़यामगाह पर हमला कर दिया था। इश्तियाल अंगेज नारे लगाते हुए पथराव और ईंट फेंके गए। बंगले के बाहर नेम प्लेट, लाइट्स और खिड़की के शीशे तोड़ दिए गए। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट वाकये के दौरान घर पर नहीं थे। ओवैसी ने कहा कि इस हमले के वाकये पर वजीर दाखिला अमित शाह को जवाब देना होगा। उनके क़यामगाह पार्लियामेंट से काफी करीब है। एक रुकने पार्लियामेंट के घर पर हमला होता है तो आम आदमी किस तरह इस मुल्क में महफूज है। वाज़ेह है कि MIM के दिल्ली सदर कलीमुल हफीज ने इसके खिलाफ पार्लियामेंट स्ट्रीट में FIR दर्ज कराई थी। यही तो रेडिकलाइज्ड हो चुके हैं लोग और इनके रेडिकलाइजेशन की जिम्मेदारी बीजेपी सरकार पर आती है। तो यही तो हम बता रहे हैं कि एक सांसद के घर पर अगर इस तरह हमला होगा तो क्या मैसेज जा रहा है पूरे देश में, पूरे दुनिया में। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी के बंगले पर हमले की मजम्मत में औरंगाबाद में MIM लीडरों की जानिब से डिवीजनल कमिश्नर के तवस्सुत से एक मकतूब मरकजी हुकूमत को रवाना किया गया। इस मकतूब के जरिए हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया। MIM औरंगाबाद के लीडरों का कहना है कि इस तरह के हमलों से मजलिस की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि ये मुखालिफिन की घबराहट को उजागर करता है। देश की सबसे लोकतांत्रिक तरीके से सबसे मजबूत आवाज़ जो उठती है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की उठती है। और अगर उनके घर पे उनके घर को निशाना बनाकर हमें मैसेज दिया जाएगा कि हमको कमज़ोर करने की कोशिश की जाएगी तो ये उनकी गलत फहमी है। बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उतनी तेज़ी से और उतनी ताकत से इस देश को बचाने के लिए अपनी आवाज़ को मजबूत करेगी। यूपी इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं। ये इसी की एक कड़ी है कि ये हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ बहकाकर अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं। ये उसी कोशिशों की एक कड़ी है। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसके तमाम कार्यकर्ता, न सिर्फ तमाम कार्यकर्ता बल्कि जितने पुरअमन शहरी है इस हिंदुस्तान के, वो इस किस्म की हरकतों को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बल्कि हम इस सेकुलर ढांचे को मजबूत करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहे। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड की यौम तासीस के मौके पर किसी तकरीब का इनेकाद नहीं किए जाने और 2018 से मदरसा बोर्ड में किसी कमेटी और चेयरमैन का तकर्रुर नहीं किए जाने पर MP की तालीमी और समाजी तंजीमों ने मायूसी का इजहार किया है। मध्य प्रदेश में मदरसा बोर्ड का क़याम 22 सितंबर 1998 को अमल में आया था। पहले मदरसा बोर्ड का यौम तासीस तुझको एहतशाम के साथ मनाया जाता था, मगर 2018 से यहां पर किसी तकरीब का इनेकाद नहीं किया गया। यही नहीं, मदरसा बोर्ड से वाबस्ता मदारिस के असातिज़ा 5 साल से ज्यादा अरसे से हुकूमत की अदम तवज्जुही के सबब तनख्वाहों से महरूम है। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने इस मौके पर मदारिस असातिज़ा के जिम्मेदारान से खास बातचीत की। प्रदेश मदरसा बोर्ड का आज यौम तासीस है। 22 सितंबर 1998 को मदरसा बोर्ड का क़याम अमल में आया था। लेकिन अब देख रहे हैं कि आज यौम तासीस पर किसी भी तरह की कोई तकरीब, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर मदरसा बोर्ड की बिल्डिंग है, जहाँ पर बिल्डिंग तो मौजूद है लेकिन किसी तकरीब का इनेकाद नहीं। हमारे साथ
ये सिर्फ एक यही नहीं मामला कि योम तासीस नहीं हो रही है, बल्कि ख़ास बात यह है कि मदरसा के जो शिक्षक हैं, जो असातिज़ा हैं, उनको 5 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया तनख्वाहें नहीं मिल रही। हमारे साथ यहाँ पे इसके जिम्मेदारान मौजूद, उनसे बात करते हैं कि इतना लंबा अरसा हो गया, क्या वजह है कि तनख्वाहें नहीं मिल रही? साहब, ये 60% भारत सरकार को देना था और 40% मध्य प्रदेश शासन को देना था, लेकिन अफसोस के बात तो ये है कि मध्य प्रदेश शासन के पास जाओ तो ये भारत सरकार के ऊपर टलाते हैं, और भारत सरकार के पास जाओ तो भारत सरकार कहती है साहब आप वहाँ से मध्य प्रदेश शासन से आप ले लीजिए। 5 साल हो गए साहब, इतने परेशान हैं, बहुत सारा असातिज़ा ऐसे गम में अल्लाह मियाँ को प्यारे हो चुके हैं अभी तक। तो मैं यही गुजारिश करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि मध्य प्रदेश शासन में ध्यान दे और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। और मदरसा बोर्ड की मैं बात करूँ, देखिए आज मेरे ख्याल से 22वां 23वां यौम तासीस है, सन्नाटा पड़ा हुआ है, कोई नहीं है, ना मियाँ चेयरमैन साहब कोई नियुक्त हुए हैं, सेक्रेटरी साहब बेचारे न चेयरमैन है। ऐसे में आप लोगों को वो कितने मदरसे हैं जिनका मामला है? 1785 मदरसे हैं मध्य प्रदेश में जिनको 5.5 साल से तनख्वाह नहीं मिली है। तो सवाल है कि इस तरह आप लोगों ने उनसे मुलाकात की, तनख्वाहें नहीं मिली, तो कैसे वक्त गुजर चल रहा है? समाज के जो लोग हैं उनके ताउन से, कुछ जो बाअसर शहर के लोग हैं उनकी जो है मेहनत से, मैं उनके ताउन से ये मदद से ये चल रहा है। और कुछ जो हैं हमारी कमेटी की जो हैं, ज़्यादातर कमेटियां जो हैं वो मदरसों के टीचर्स को तनख्वाहें दे रही हैं, वो उनकी मदद कर रहे हैं, जिसके और बहुत कम तनख्वाह पर काम कर रहे हैं। जो हमसे गवर्नमेंट ने स्केल पे हमें अपॉइंट किया था वो स्केल हमें हमारी कमेटियाँ नहीं दे पा रही हैं। ये भी बताया जा रहा है कि बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं, क्या इसमें क्या नहीं? सही बात है, अगर राज्य ओपन ने तो अपने एग्ज़ाम ले लिए, लेकिन मदरसा बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं हुए, तो ये मदरसा बोर्ड की गलती हो। यहाँ पे ना कोई चेयरमैन है ना कोई सेक्रेटरी। कि यहाँ पर जो मदरसा के जो शिक्षक हैं 5,500 से ज़्यादा जिनकी तनख्वाह तादाद है, उनको जो है 5 साल से ज़्यादा का अरसा होगा तनख्वाहें नहीं मिली है। ऐसे में आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि कोरोना केयर में मदरसा के पर किस तरह पर मुसीबतों का, मुश्किलात का पहाड़ टूटा हुआ है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। प्रसार ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के इश्तराक से कश्मीर में पहली कौमी उर्दू साइंस कांग्रेस का एहतमाम किया। इस मौके पर माहिरीन ने उर्दू जबान में साइंस के मजामीन पढ़ाने के लिए मेयारी किताबें और मजामीन मैसर रखने पर जोर दिया। देखिए खास रिपोर्ट। गांधी भवन कश्मीर यूनिवर्सिटी में उर्दू और साइंस के माहिरीन जमा थे, ये तय करने के लिए कि साइंस को उर्दू जबान में कैसे फरोग दिया जा सके। विज्ञान प्रसार की जानिब से मुनक्किद साइंस उर्दू कॉन्फ्रेंस की इब्तिदाई मजलिस से कई माहिरीन ने खिताब किया और अपनी आरा पेश की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के इश्तराक से मुनक्किद इस प्रोग्राम में विज्ञान प्रसार के डायरेक्टर डॉक्टर नकुल पराशर ने कहा कि उनका इरादा इंडिया साइंस के जरिए आम इंसान तक साइंस की मालूमात पहुंचाने में मशगूल हुए और अभी तक 2888 फिल्म तैयार कर चुके हैं और अब नेशनल ज्योग्राफी और दीगर साइंस मालूमात फराहम करने वाले चैनलों का मवाद मकामी जबान में लोगों तक पहुंचाने का मंसूबा है। नकुल पराशर ने कहा कि अब साइंस कम्युनिकेशन का मजमून मुतारिफ करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साइंस के मालूमात पहुंचाने के मंसूबे रखते हैं। चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने ऑनलाइन मोड से कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। देश के जितने भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं जहाँ पे मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म पढ़ाया जाता है, उसके अंदर साइंस कम्युनिकेशन जैसे कोर्सेज को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, उर्दू स्कूल्स हैं जहाँ पे अभी भी किताबें रिसाले तैयार नहीं हैं, जहाँ बच्चों को उर्दू में एजुकेशन पढ़ाने में दिक्कतें पेश आती हैं। लिहाजा उन सारी मुश्किलात को, उन सारी दुश्वारियों से जूझने के लिए हमारी पुरजोर कोशिश है कि हम कंटेंट तैयार कर सके, उसी तेज़ी और शिद्दत से कर सके ताकि हम वहाँ तक पहुँच सकें। और इसको काम करने के लिए आपको लोग चाहिए तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी तो इस पूरे चीज़ को, इस पूरे जैसे आंदोलन जिसे कहते हैं, इसको एक मूवमेंट को एक ताकत मिलेगी। माहिरी ने उर्दू और उर्दू में साइंस की तरसील और तरवीज के हवाले से इम्कानात, मसाइल और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर बात की। सबसे बड़ा रोल जो होगा वो तराजिम का होगा। गवर्नमेंट की भी पॉलिसी ये है
कि जो बच्चा अपनी मादरी जबान में लिखना चाहता है उसको ये हक दिया जाए, और इस सिलसिले में अब जरा जोरों शोर से काम करना पड़ेगा। वो लोग जो पेरीफेरी पर रहते थे अब उनको फ्रंट लाइन देने का एक तस्वुर पैदा हो रहा है। क्योंकि स्कूलों से उर्दू ख़त्म हो गई है, अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स की भी तवज्जो नहीं है उर्दू पढ़ाने सिखाने की। तो बच्चा जब बड़ा होता है तो वो सब्जेक्ट तो जानता है, चाहे कॉमर्स जानता हो, इकोनॉमिक्स जानता हो या साइंसेस जानता हो, लेकिन उर्दू नहीं जानता। तो वो उर्दू में साइंस कम्युनिकेट नहीं कर पाता। तो कहीं ना कहीं हमारी यही फेलियर है, हमारी गलती है कि हमने अपने बच्चों को उर्दू से अलग कर दिया। क्योंकि उर्दू से जोड़ना जो है ये सिर्फ ज़बान से जोड़ना नहीं है, पहली बात तो ये तहजीब से जोड़ना। नई एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ नई साइंस पॉलिसी के ड्राफ्ट को लेकर भी उर्दू हल्के खुश हैं। इनका कहना है कि उर्दू में साइंस सहाफत को वुसअत मिलने के इम्कान रोशन है। रीजनल और नेशनल लेवल पे साइंस मीडिया सेंटर कायम किए जाएं कि साइंसदान और मीडिया के लोग करीब आ सकें। इस वक्त उर्दू सहाफ़त जो है और वो एक कोई बहुत पुरकशिश करियर नहीं है, तो हम अपने जो बेहतरीन तलबा हैं उनको इस तरफ राग़िब करने के लिए जो हमारे इदारे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी कॉलेज सरकारी इदारे हों या दूसरे उर्दू के फ़रोग़ के इदारे हों, उनको उस चीज़ को थोड़ा उसके लिए कंटेंट भी क्रिएट करना होगा, उसके लिए कंसेप्ट भी देनी होगी, उसके लिए जो है वो सरमाया भी फराहम करना पड़ेगा और वजीफ़े भी देने चाहिए हमारे तलबा को कि वो उर्दू सहाफ़त में साइंस की कवरेज के लिए उनको एक ख़ास ट्रेनिंग दी जाए। उर्दू कांग्रेस के दौरान गुज्जर बकरवाल तबके के बच्चों को तालीम देने वाले मोबाइल असातिज़ा के लिए तरबियती प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया ताकि ये लोग साइंस का पैगाम उन बच्चों तक पहुंचा सकें जो काफी हद तक जदीद टेक्नोलॉजी से महरूम हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने राजस्थान वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन खानू खान बडवाली के वक्फ बोर्ड इंतखाबात में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी है। कोटा के अर्जी गुजार अब्दुल वहीद और मज्जू की अर्जियों पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने रोक लगा दी। अब्दुल वहीद और मज्जू ने कोटा जिला वक्फ कमेटी की तश्कील को लेकर वज़ीर आला से शिकायत की थी। शिकायत में जिला कमेटी के सदर की तकर्री के लिए 2 करोड़ रुपये लिए जाने का इल्जाम लगाया था। शिकायती को लेकर वज़ीर आला के दफ्तर ने महकमे अक़लियती फलाह को मामले की जांच करने को कहा, तहम महकमे अक़लियती फलाह ने जांच खुद करने के बजाय उल्टे जांच वक्फ बोर्ड को ही सौंप दी। ऐसे में अर्जी गुजारों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इसकी समाअत करते हुए अदालत ने वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन बुडवाली की इलेक्शन में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दी। बुडवाली पर यह आरोप था कि उन्होंने इंसाफ आज़ाद नाम कोटा के एक नागरिक से 2 करोड़ रुपए की डील की थी उसको अध्यक्ष बनाने के लिए। वो शिकायत उसकी किसी शिकायत की गई राज्य सरकार को। राज्य सरकार ने शिकायत अल्पसंख्यक विभाग ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी को वक्फ बोर्ड को जांच के लिए भेज दिया था, जबकि वो गैरकानूनी था। हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है 20/9/2021 को कि खानू खां बुडवाली को आने वाले ये वक्फ बोर्ड के चुनाव के अंदर अध्यक्ष के लिए, चेयरमैन के लिए पार्टिसिपेट नहीं कराया जाए, और ये कह करके और ये आदेश जारी किया है। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल थाना शाहजहांबाद के टीआई जहीर खान की हिम्मत और जज्बे को देखते हुए उन्हें एजाज से सरफराज करने की वकालत की है। वज़ीर की भोपाल स्टेट बैंक चौराहे पर वाक़े बीएसएनएल टावर पर जब अर्जुन नामी शख्स अपने मुतालबात को लेकर 90 मीटर ऊंचे टावर पर चढ़ गया तो देखने वालों की सांसें रुक गईं। लोग जिस मंजर को देखकर डर रहे हैं, जहीर खान अपनी जान की परवाह किए बगैर ऊंचे टावर पर न सिर्फ चढ़े बल्कि अर्जुन को भी महफूज तरीके से नीचे उतारने का काम किया। जहीर खान के हौसले और जज्बे को देखते हुए मकामी लोगों ने जहां उनके नाम से नारे लगाए, वहीं वज़ीर दाखिला उनके हौसले और जज्बे को देखते हुए पुलिस हेडक्वार्टर से इन्हें बहादुरी के एजाज से सरफराज करने की वकालत की। जहीर खान जी का उन्होंने साहस का परिचय दिया और जान बचाई है, और निश्चित रूप से मैं पीएचक्यू को निर्देश करूंगा कि उन्हें पुरस्कार मिलना चाहिए, पुरस्कार के हकदार भी हैं। नांदेड़ में
श्यामनगर के सरकारी अस्पताल में जचगी के लिए आई एक खातून के साथ अस्पताल में सिक्योरिटी पर मामूर एक अहलकार के जरिए मारपीट की गई। मारपीट की वजह से मुतासरा खातून की हालत नाजुक हो गई। फौरी उसको एम्बुलेंस के जरिए गवर्नमेंट जिला अस्पताल में रवाना किया गया। तफसीलात के मुताबिक शहर के खड़गपुरा में रहने वाली 4 माह के हामला खातून अपने शौहर के साथ श्यामनगर के सरकारी अस्पताल चेकअप के लिए आई थी, जहां उसके साथ नाजेबा सलूक किया गया। शिकायत करने पर अस्पताल में सिक्योरिटी पर मामूर खातून सिक्योरिटी एहलकार ने हामला खातून को बुरी तरह से जदोकोब किया, जिसकी वजह से वहीं पर वो बेहोश हो गई। हॉस्पिटल ओपीडी में चेकअप कराने आई थी तो लाइन में रुको बोल के सीधा मेरे गार्ड ने थोड़ा धक्का दी। मेरे घरवाली बोली नीचे बढ़ गई तो मेरे घरवाली को सीधा गार्ड ने सीधा मारना चालू करी। बच्चा साइड में हो गया और पूरी अक्खी मांडी पूरी सूज गई, डंडा टूटे तक मारी उसने। 2 घंटे तक मेरी वाइफ वहीं पड़ी हुई थी, कोई देखने नहीं आया। फिर मैं विमानतल पुलिस स्टेशन में गया और वहाँ से पुलिस आई, फिर बाद में ट्रीटमेंट के लिए इधर लेके चले गए। अभी क्या तबीयत कैसी है?